हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआर द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात कर रहे थे। इस चैप्टर का एक लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आज ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा का जो है इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकाले जाते हैं। तो हमने ये देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान आता है वो पहले आधे चक्कर के लिए उसका मान आता है 2I0/π और दूसरे आधे चक्कर के लिए जो मान आता है वो भी बिल्कुल इतना ही, बस ये नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर के लिए जो औसत मान अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो पहले आधे चक्कर का औसत मान और दूसरे आधे चक्कर का औसत मान जोड़ दिया जाएगा और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान जो आता है वो कितना आता है, वो आता है 0। और ये मैंने आपको डायरेक्ट डिराइव करके भी दिखाया था। यानी अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान 0 होता है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप पहले आधे चक्कर के लिए जो है औसत मान निकालिए, फिर दूसरे आधे चक्कर के लिए औसत मान निकालिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। या फिर मैंने जो आपको फार्मूला बताया था औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, उस फार्मूले की मदद से आप डायरेक्ट पूरे एक चक्कर के लिए ही औसत मान निकाल सकते हैं और वो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये पहले आधे चक्कर के लिए मान 0 नहीं होता है और ये वाली वैल्यू आपको याद भी रखनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि एक पूरे चक्कर के लिए जब वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं तो क्या आता है। तो एक पूरे चक्कर के लिए वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस जो वैल्यू होती है वो आती है I0/√2 के बराबर, है ना। ये करंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वोल्टेज के बारे में बात करते हैं तो V0/√2 हो जाता। ठीक है, और इसको डिवाइड करने पर ये 0.707 I0 हो जाएगा। जहां पर ये I0 क्या है, तो इस I0 को हम लोग बोलते थे ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। इसको शिखर मान बोलते हैं, या इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम भी बोलते हैं। अधिकतम मान को ही शिखर मान या आयाम बोला जाता है। ठीक है, एक बात याद रखिए इस आरएमएस वैल्यू के बारे में कि जो हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा माप रहे होते हैं तो उस टाइम हम यही आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको दिया जाए कि एक अमीटर का पाठ्यांक, एक प्रत्यावर्ती अमीटर जो है धारा को नापा जाता है और अमीटर का पाठ्यांक आता है 8 एम्पियर, तो ये 8 एम्पियर किसकी वैल्यू होगी। क्योंकि आप ये तो जान ही चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में सिर्फ एक धारा का मान नहीं होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। धारा का तात्क्षणिक या तात्कालिक मान है, या फिर उसका शिखर मान है, या फिर उसका औसत मान है, या फिर इसका वर्ग माध्य मूल मान है ना। तो कोई एक धारा तो है नहीं। प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा है उसको बताने के कई ये तरीके हैं, कई चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये जो 8 एम्पियर अगर आपको अमीटर का पाठ्यांक दिया जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हम मेजर करते हैं अमीटर या वोल्टमीटर से, वो आरएमएस वैल्यू होती है, ना तो ये मीन वैल्यू होती है और ना ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 8 एम्पियर जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, IRMS की वैल्यू। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है IRMS की वैल्यू दी जाती है और I0 की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको देते हैं कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो है वो 25 वोल्ट आया, तो इसका मतलब वो 25 वोल्ट किसका मान होगा, तो वो 25 वोल्ट जो होगा वो VRMS का मान होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सवाल को लगाते टाइम। अब यहीं से देखिए एक और सवाल उठता है, और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि 220 वोल्ट DC की तुलना में 220 वोल्ट AC क्यों ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्यों 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट जो AC है वो 220 वोल्ट DC से क्यों ज़्यादा डेंजरस होता है। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा AC के लिए, अगर बात करें हम लोग और DC के लिए भी बात कर रहे हैं, तो अगर 220 वोल्ट हम DC लेंगे और 220 वोल्ट AC लेंगे, तो आप जानते हैं ना DC के लिए जो हमने ग्राफ खींचा था वो इस तरीके का ग्राफ था, है ना। आइडियल केस में अगर देखा जाए तो वो ग्राफ इस तरीके का मिलता है। यानी DC का मतलब कि ऐसा वोल्टेज या ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये आइडियल केस है। लेकिन AC के बारे में आप जानते हैं कि AC का डायरेक्शन भी बदलता रहता है और टाइम टू टाइम इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है ना। ये AC के लिए ग्राफ होता था। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं ज्यावक्रीय ग्राफ या साइनोसॉइडल वक्र। ठीक है ना, साइन का जो ग्राफ मिलता है, साइन कॉस टैन सबका ग्राफ होता है, तो ये बिल्कुल साइन के ग्राफ की तरह है।
इसीलिए आपने ये भी देखा था कि AC को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा इक्वेशन होता था, AC वोल्टेज की ही बात कर लें अगर, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी साइन की वजह से ये ग्राफ जो है साइनोसोडल मिला हुआ है, ठीक है ना। ये AC के लिए इक्वेशन होता है, ठीक है, जबकि DC में ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से एक बात हम लोग ये देख रहे थे कि ये 220 वोल्ट जो AC है वो 220 वोल्ट DC से क्यों ज़्यादा डेंजरस होता है। तो देखिए DC अगर 220 वोल्ट है तो वो तो आप जान रहे हैं कि हमेशा 220 वोल्ट ही सप्लाई करता रहेगा, और उसको आप जानते हैं कि DC जो सोर्स होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है DC सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना, बैटरी या सेल। ये बैटरी या सेल होता है जिससे हम लोग जो है DC करंट पाते हैं। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ अगर करंट या डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज की बात करें तो ये पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, यानी इस तरफ से निकलती है और इस तरफ ऐसे एंटर करती है ना, DC के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन AC चूंकि आप देख रहे हैं इस तरीके से बदल रही है, तो इसलिए AC सोर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब ये कि डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, ठीक है। और इसको कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये AC सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, और ये DC सोर्स को, ये कांस्टेंट सप्लाई देता रहता है और इसकी वैल्यू हमेशा, और डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है इस ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता रहता है, और मान लीजिए आपने 220 वोल्ट सप्लाई जो है AC सप्लाई दे रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 220 वोल्ट AC है तो इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब कि ये 220 वोल्ट किसका मान होगा, ये एवरेज वैल्यू तो हो नहीं सकती है, और तात्क्षणिक मान भी नहीं हो सकता, तात्क्षणिक मान तो हमेशा बदल ही रहेगा। तो ये कौन सा मान होगा, ये IRMS वैल्यू होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अगर 220 वोल्ट AC दिया गया, इसका मतलब कि VRMS की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब अगर VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट है ये, तो अगर हम यहाँ से इस फार्मूले से निकालें, VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू होता है V नॉट अपान √2। तो यहाँ से अगर हम V नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से V नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा VRMS इंटू √2, ठीक है। और अगर VRMS की वैल्यू रख दें कितना, 220, और ये इंटू √2, इसकी वैल्यू रखेंगे 1.414 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 311 वोल्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर हम 220 वोल्ट AC की बात कर रहे हैं तो उस 220 वोल्ट AC का जो मैग्नीट्यूड जो अधिकतम बदल के होता है वो कितना हो जाता है, 311 वोल्ट तक। और जब न्यूनतम की बात करेंगे तो आप जानते हैं जितना इधर अधिकतम होता है उतना इधर न्यूनतम भी होता है, बस न्यूनतम का मतलब बस डायरेक्शन एकदम अपोजिट होता है। तो अगर ये 311 वोल्ट है प्लस में, तो ये कितना होगा, माइनस में 311 वोल्ट, ठीक है। अर्थात 220 वोल्ट DC तो हमेशा 220 वोल्ट DC ही सप्लाई दे रहा है, लेकिन जो 220 वोल्ट AC है उसका अधिकतम मान 311 वोल्ट तक होता है, यानी ये प्लस 311 से माइनस 311 तक इसका परिवर्तन होता है, यानी 622 वोल्ट का चेंज होता है इसमें। इसलिए ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। देखने के लिए, कहने के लिए 220 है, लेकिन इसका अधिकतम मान कितना हो जाता है, ये हर एक साइकिल में 2 बार ऐसा होता है, कितना, 311 वोल्ट, ठीक है। इसीलिए जो है 220 वोल्ट AC 220 वोल्ट DC की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजर आरेख, जो है मतलब फेजर डायग्राम के बारे में समझना है। अग्रगामी और पश्चगामी का क्या मतलब होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या जो है कितने प्रकार के होते हैं, विशेषता गुणांक का फार्मूला क्या है, उसके बाद प्रत्यावर्ती परिपथ में एवरेज पावर यानी औसत शक्ति कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों को समझने के लिए, यानी सबसे पहले अगर फेजर आरेख की बात करें तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग DC से कंपेयर करते हैं, फिर आते हैं कि फेजर आरेख की ज़रूरत क्या है। अब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो DC सोर्स होता है वो ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन करने का क्या मतलब है, ऐसा मतलब ये जो सोर्स होता है इसके केस में हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसी हिसाब से करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। वोल्टेज को मैक्सिमम करते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, वोल्टेज को मिनिमम करते हैं तो करंट मिनिमम हो जाता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, है ना। इसी चीज़ को हम लोग कहते थे ओम का नियम, और जो परिपथ इस नियम का पालन करते हैं उसको हम लोग ओमीय परिपथ कहते थे, ठीक है। तो इसमें तो ये तो बात क्लियर है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसी टाइम जो है जितना वोल्टेज को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसी टाइम उतना ही ज़्यादा करंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम लोग, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के केस में बात करें तो वोल्टेज बढ़ाने पर
करंट बढ़ेगा ये तो कंफर्म है ना, इसमें भी वोल्टेज बढ़ाने पर करंट जो है बदलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस टाइम हम वोल्टेज को मैक्सिमम करें उसी टाइम करंट भी मैक्सिमम हो सकता है कि उसके थोड़ी देर बाद करंट मैक्सिमम हो, ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज जब मिनिमम हो उस टाइम करंट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अगर हम डीसी सोर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि V और I दोनों सेम फेज में रहते हैं, हमेशा सेम फेज में रहते हैं, मतलब कि V अगर अधिकतम है तो I भी अधिकतम होगा, V अगर न्यूनतम है तो I भी न्यूनतम होगा, एकदम कंफर्म है। लेकिन AC के केस में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि वोल्टेज मैक्सिमम हो लेकिन उस टाइम करंट मिनिमम हो, यानी एसी सोर्स में वोल्टेज और करंट दोनों का जो चेंज होता है वो एक साथ नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वोल्टेज के लिए इक्वेशन हमने लिखा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हम इसके लिए जो ग्राफ खींचेंगे तो वो इस तरीके का ग्राफ आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टी का मान हम ले, टी का अलग अलग मान लें, ये टाइम वाला एक्सिस है, टी का मान अगर हम मान लीजिए 0 लेते हैं तो V का मान कितना आएगा, तो इससे यहीं से आप देखिए तो V का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी ये वाला पॉइंट हमको मिला। ठीक है, फिर t का मान कितना ले लें, तो ये वाला पोजीशन हम ले रहे हैं। देखिए पूरे एक साइकिल में, ध्यान रखिए, पूरे एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसी टाइम को तो ही हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, और उसी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, उसी को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते थे। यानी ये पूरा अगर एक साइकिल है तो इसमें ये जो टाइम है वो t है, और अगर ये पूरा टाइम t है तो इसका मतलब ये जो टाइम होगा वो कितना होगा, वो होगा t/2, और ये t/2 का बिल्कुल आधा है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, t/4 है ना। तो t/4 प्लस t/4 और जोड़ा तो t/2 हो गया, प्लस t/4 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 3t/4। ठीक है, तो आप देखते हैं कि t/4 t बराबर 0 के केस में स्मॉल t इक्वल टू अगर 0 लिखते हैं तो ये वाला पॉइंट हमको मिलता है। अगर स्मॉल t इज इक्वल टू t/4 इसमें रखेंगे, स्मॉल t की जगह पर t/4 और ओमेगा की जगह पर 2π/t, तो हमको देखने को मिलेगा कि v की अधिकतम वैल्यू आती है, यानी कितनी, v0। ठीक है, तो t/4 पर कितनी वैल्यू मिली, v0। फिर ये वाला जब पॉइंट हम लोग लेते हैं, यानी t इक्वल टू कितना रखेंगे, t इक्वल टू जब t/2 रखेंगे, ये t/2 तो कितना मान आता है v का, यहाँ से 0। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब t इक्वल टू 3t/4 रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से ये अधिकतम आ जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी -v0। और लास्ट वाला केस t इक्वल टू t रख देंगे, कैपिटल T, तो फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार ये जो हमने ये इक्वेशन निकाला था EMF के लिए, है ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो हमने फार्मूला ये डिराइव किया था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस फार्मूले से आप जो है इस AC वोल्टेज का ग्राफ खींच सकते हैं। इसी तरीके का आप जानते हैं कि AC करंट का भी ग्राफ होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का, तो उसका भी जब ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ भी इसी तरीके का आएगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, AC वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो AC करंट में जो चेंज आएगा वो चेंज के लिए आप जो इक्वेशन लिखते हैं उस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन और ब्रैकेट में ओमेगा टी, और यहाँ पर रहता है ±5। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये साइन के बाद ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं फेज या कला। तो अगर वोल्टेज का फेज, ये जो वोल्टेज हम सप्लाई देते हैं, ये जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो वोल्टेज सप्लाई है अगर वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर जो सर्किट है उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या फिर -5। +-5 का मतलब कि जो करंट का जो फेज होगा वो इस ओमेगा टी से या तो फाई ज़्यादा हो सकता है या फिर फाई कम हो सकता है। और यही जो फाई है, आप देखिए कि इन दोनों में ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी +-5 है। इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस रहता है, फेज डिफरेंस रहता है। और फेज डिफरेंस अब आपको कैसे समझ में आएगा, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये पूरा केस हमने एक साइकिल का लिया है, एक साइकिल में जो टोटल एंगल बनता है, एक कंप्लीट साइकिल में वो कितना बनता है, तो कंप्लीट साइकिल में टोटल एंगल बनता है 2π का, है ना। तो जो हमने ग्राफ खींचा इसमें जहाँ पर हमने ये t लिखा हुआ है, हम चाहे तो इस t की बजाय हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पॉइंट के लिए हम 2π लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आधे की बात करेंगे तो 2π का आधा जब आएंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, और उससे भी पहले यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और उससे पहले अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई, यानी यहाँ पर फेज कितना है 0, यहाँ पर फेज कितना है π/4, सॉरी यहाँ पर फेज होगा π/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई, है ना, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा। तो
फिर इसके बाद ये वाले केस में कितना हो जाएगा, तो पाई में ये पाई यहाँ तक था और ये पाई बाई 2 है, तो पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब 2 पाई। ठीक है, तो किसी भी टाइम पर जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसी को हम लोग फेज कहते हैं, इसी को हम लोग फेज कहते हैं। फेज को टाइम पीरियड के रूप में भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है और एंगल के रूप में भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने जो ग्राफ खींचा है इसमें हम इसको t बोल सकते हैं, इसी को हम लोग 2 पाई बोल सकते हैं, इसको 3t/4 बोल सकते हैं और इसी को 3 पाई/2 बोल सकते हैं, इसको t/2 बोल सकते हैं और पाई बोल सकते हैं, इसको t/4 बोल सकते हैं, पाई/2 बोल सकते हैं और इसको t = 0 और पाई = भी 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर एंगल के रूप में ये लिखा हुआ है, यही एंगल का जो डिफरेंस है दैट इज फेज डिफरेंस या कालांतर। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लीजिए आपसे पूछें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, तो आप कहेंगे ये इसका फेज है कितना 2 पाई और इसका फेज कितना है पाई, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस पाई करेंगे तो पाई का डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें तो कितने का फेज डिफरेंस है, तो देखिए इस पॉइंट का फेज कितना होता है, यानी पाई/4 जो है उसका फेज होता है पाई/2, ये पाई/2 का केस है और ये पाई इक्वल टू मतलब ये एंगल इक्वल टू 0 का केस है, तो कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई/2 माइनस 0 यानी कि पाई/2। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस या कालांतर। तो जो एसी सोर्स होता है, एसी सोर्स के वोल्टेज और करंट दोनों में कुछ एक फेज डिफरेंस होता है, यानी जरूरी नहीं है कि वोल्टेज के अधिकतम होने पर करंट भी अधिकतम हो। तो जितना वो आगे या पीछे रहते हैं, यानी जितनी देर से वो जो है अधिकतम होता है, इसके साथ जो है बढ़ता या घटता है, यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अधिकतम मान है V0 और I0 का, इसको हम लोग बोलते हैं फेजर, इसी चीज़ को हम फेजर भी कहते हैं। तो फेजर डायग्राम जब हम खींचने की बात कर रहे हैं यहाँ पे फेजर डायग्राम के लिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हम एक ऐसा ग्राफ खींचने की बात कर रहे हैं, एक ऐसा कर्व खींचने की बात कर रहे हैं जिससे हमको ये पता चल पाए कि वोल्टेज और करंट जो है एक दूसरे से किस तरीके से जो है आगे या पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई एक एसी सर्किट लिया है ना, एसी सर्किट, उस एसी सर्किट में ये तो टाइम का एक्सिस है, एसी सर्किट में मान लीजिए वोल्टेज है, वो वोल्टेज है उसका जो फेज है वो कितना है ओमेगा टी। तो इसको हम मान लीजिए इस टाइम एक्सिस के साथ अगर ओमेगा टी रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कर रहे हैं और ये मान ले रहे हैं ये कितना एंगल है, ये है ओमेगा टी। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, तो ये है वोल्टेज का अधिकतम मान यानी कि V0। ठीक है, अब इस V0 का जब यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रक्षेप लेते हैं, तो ये वाला जो यहाँ पर ये वेक्टर होता है ये इस वोल्टेज के तात्क्षणिक या तात्कालिक मान को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात ये क्या है, तो ये है V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो वोल्टेज है, सॉरी ये वोल्टेज तो हो गया, अब मान लीजिए जो करंट है वो करंट जो है इस वोल्टेज से फाई फेज जो है वो इससे और आगे जा रहा है। तो इसका मतलब कि करंट के लिए जब खींचेंगे हम लोग इसमें ये फेजर डायग्राम इसका, तो इसको जो है इससे और फाई आगे ले जाएंगे तो ये करंट हमको यहाँ पर कहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज दिस इज फाई, और इसको अगर हम यहाँ पर ले आएंगे, इसका प्रक्षेप खींचेंगे तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आई के इसके जो है तात्कालिक या तात्क्षणिक मान को। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है ये प्रदर्शित करने के लिए जो हम लोग आरेख खींचते हैं उसको बोलते हैं फेजर आरेख। अब इसमें ये फेजर आरेख के लिए, अब देखिए फेजर आरेख देखने से क्या पता चलेगा, तो इसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि इसमें वोल्टेज आगे चल रहा है कि करंट आगे चल रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो रहा है कि करंट पहले मैक्सिमम हो रहा है। मैं एक ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ और उसकी मदद से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अग्रगामी या पश्चगामी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि वोल्टेज के लिए आपने जो ग्राफ खींचा है वो इस तरीके से है, इस तरीके से वोल्टेज में आपने एसी सोर्स में, एसी वोल्टेज में जो है आपने इस तरीके से चेंज किया हुआ है। इसकी मदद से अब चूंकि आप जान रहे हैं कि अगर एसी वोल्टेज को हम चेंज करेंगे तो एसी करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जिस टाइम ये मैक्सिमम हो उसी टाइम ये भी मैक्सिमम हो। तो इसके लिए अगर हम मान लीजिए जो रिजल्ट पाए वो रिजल्ट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि जिस टाइम ये जो है मैक्सिमम था उस टाइम जो करंट था वो मिनिमम था यानी 0 था। तो ये ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है इस तरीके का, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिस टाइम ये आपका ये वोल्टेज जो है मैक्सिमम हो चुका था इस पोजीशन पर, यहाँ पर ये वोल्टेज मैक्सिमम था, उस टाइम आप देख रहे हैं करंट क्या था, उस टाइम करंट 0 था।
फिर आपने देखा कि जब ये वोल्टेज इधर आके यहाँ पर क्या हुआ, 0 हुआ, तब जाके ये करंट क्या हो गया, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि वोल्टेज जो है वो पहले मैक्सिमम हो रहा है और करंट जो है वो बाद में मैक्सिमम हो रहा है। अर्थात वोल्टेज जो है आगे आगे चल रहा है, करंट जो है वो पीछे पीछे चल रहा है। तो जो आगे आगे चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वो अग्रगामी है, और जो पीछे चलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पश्चगामी है। तो अगर इस ग्राफ की हम बात करें तो इसमें अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है, तो आपको दिख रहा है कि जो वोल्टेज है वो करंट से अग्रगामी है, और जितने फेज से, जितने एंगल से ये आगे होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कि इतने एंगल से ये अग्रगामी है या इतने एंगल से ये पश्चगामी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अग्रगामी और पश्चगामी का क्या मतलब हुआ। तो अग्रगामी और पश्चगामी का बस इतना ही मतलब है कि मैक्सिमम होने के लिए वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट कितना आगे या कितना पीछे चल रहा है। अगर करंट पीछे चल रहा होगा तो बोलेंगे करंट जो है वोल्टेज से पश्चगामी है। करंट अगर पहले ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज बाद में ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे करंट जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। यही है अग्रगामी और पश्चगामी का मतलब, और यही अग्रगामी और पश्चगामी समझने के लिए हम लोग फेजर डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इसको वेव डायग्राम बोलते हैं, यानी तरंग रूप का भी, तरंग आरेख का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो तरंग आरेख या फेजर आरेख की मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि दिए गए एसी सर्किट में वोल्टेज के बढ़ाने के बाद करंट में किस तरीके से चेंज आया या कितना आगे या पीछे वो बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको इस चैप्टर में समझना है, और इस चीज़ को समझने के लिए हमको बहुत ही अलग अलग, जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट हैं उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया फेजर आरेख के बारे में, ये वोल्टेज और करंट के लिए जो आरेख खींचते हैं वो हो गया फेजर आरेख। अग्रगामी पश्चगामी में आपने देखा कि जो पहले आगे, जिसका मैग्नीट्यूड पहले बढ़ेगा वो अग्रगामी होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बाद में बढ़ेगा वो पश्चगामी होगा। ठीक है, अब हमको समझना है कि एसी धारा परिपथ यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का मतलब होता है कि प्रत्यावर्ती धारा के साथ हमने किस तरीके का जो है एलिमेंट जोड़ा हुआ है। हम किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के साथ एक प्योर रजिस्टर जोड़ सकते हैं, एक प्योर इंडक्टर जोड़ सकते हैं, प्योर कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, या इन तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर इन तीनों को इकट्ठा ले सकते हैं, है ना। यानी जोड़े गए एलिमेंट या अवयव के आधार पर प्रत्यावर्ती परिपथ जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उन्हीं सब का हमको स्टडी करना है कि उन सारे परिपथों में, उन सभी एसी सर्किट में वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट में किस तरीके से चेंज होता है। क्या वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट भी उनके साथ सेम फेज में आगे बढ़ता है, या फिर करंट उनसे पीछे रहता है, या फिर करंट उनसे आगे रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ को हमको जो है इस टॉपिक में पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जितने भी हमारे 6-7 टाइप के जो है एसी सर्किट हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर जो है तैयार हो जाइए, और बहुत ही क्लियर कट इसको जो है आपको नोट करना है, और एक ही पैटर्न पर मैं सबको बताऊंगा, और लास्ट में इन सारे सर्किट, जितने भी 6-7 टाइप के आपको सर्किट यहाँ बताए जाएंगे, उन सबको कंक्लूड करके एक आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप उसी की मदद से सभी का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक जनरल केस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है फाइनल जब लास्ट में जो है कंक्लूड करेंगे तो उसकी मदद से देखेंगे कि ये अलग अलग जो केसेस होते हैं वो एक केस से हम कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, एसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला केस हम लोग लेंगे किसका, जब परिपथ में केवल और केवल एक रजिस्टर जुड़ा हो। रजिस्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, है ना। तो शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ, है ना, एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल आर जुड़ा हो, इसको बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक हमको एसी सप्लाई लेना है, ये एसी सोर्स हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें हमको जोड़ना है सिंपल से रजिस्टर को, और ये हो गया रजिस्टर। ठीक है, दैट इज आर। ये जो एसी सोर्स है, आप जानते हैं कि एसी सोर्स के लिए इक्वेशन क्या होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, एसी सोर्स जो होता है उसको लिखते हैं V = V0 sin ओमेगा टी। अब हमको ये देखना है कि इस केस में जो इसमें करंट फ्लो होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, और उस इक्वेशन से ये पता कर पाएंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुद्ध परिपथ में, यानी शुद्ध, इसको कह सकते हैं शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ।
तो ऐसे केस में जो AC वोल्टेज है देखिए उसका इक्वेशन हो गया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ये सिंपल रजिस्टर होता है ये ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का पालन करता है तो इसके अनुसार जब करंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे I, तो आप जानते हैं करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज को रजिस्टर से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो I के लिए जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन आया इस केस में वो आया I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी शुद्ध ये प्योर रजिस्टर वाला जो सर्किट होता है, इसी सर्किट होता है, इसमें वोल्टेज का इक्वेशन होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला होगा कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, कलांतर कितना है। तो कलांतर की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो कलांतर आया है, देखिए दोनों में ये ओमेगा टी और ओमेगा टी है, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी शुद्ध आर जो सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0। सेम फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब कि क्या बात हुई, इसका मतलब ये दोनों के दोनों समान कला में हैं, समान कला में हैं। अब समान कला बोलने का क्या मतलब हुआ, तो अभी हम लोग इसको डायग्राम से देखेंगे। समान कला बोलने का ये मतलब है कि जब वोल्टेज अधिकतम होगा उसी टाइम करंट भी अधिकतम होता है। ठीक है, पहले तो वोल्टेज और करंट पता करने के बाद हम लोग ये भी पता करेंगे कि ये धारा के मार्ग में रुकावट कितना आएगा। ठीक है, हर बार हमको यही करना है, जितने भी टाइप के हम सर्किट पढ़ेंगे हमको उन सब में वोल्टेज करंट का इक्वेशन लिखना है, फिर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पता करना है, फिर उसके बाद हमको ये पता करना है कि धारा के मार्ग में रुकावट कितना आ रहा है और उस रुकावट को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर शुद्ध प्योर आर वाले सर्किट की बात करें तो यहाँ पर जो धारा के मार्ग में रुकावट आएगा, धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगा वो कैसे पता करेंगे, तो धारा के मार्ग में रुकावट पता करने के लिए हमको वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो जब वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, V अपान I, और इसी V अपान I को इस केस में क्या कहते हैं, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध R। ठीक है, यानी शुद्ध R सर्किट में जो है वोल्टेज और V और I का जो रेशियो आता है उसी को R कहते हैं, यानी प्रतिरोध नाम दिया गया है। और ये तो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं ओम के नियम में कि V और I का जो अनुपात होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आगे जितने भी हम लोग सर्किट पढ़ने वाले हैं उन सब में भी विद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट जो है उत्पन्न होता है, लेकिन उन सभी परिपथों में आप उन सभी रुकावट को हमेशा परिपथ जो है प्रतिरोध नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो अगर प्योर रजिस्टर है तो ऐसे केस में हम धारा के मार्ग में जो रुकावट आ रही है उसको प्रतिरोध कह रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम एक सीक्वेंस में पढ़ने के लिए इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। V अपान I इज इक्वल टू R होता है और इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 4 पॉइंट हम लोग ने जो है पढ़ लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इन दोनों का जो है फेजर डायग्राम खींचना पड़ेगा और उसके बाद वेव जो वेव आरेख हम लोग खींचते हैं, वेव डायग्राम खींचते हैं, उसको बनाना पड़ेगा। तो फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे, फेजर डायग्राम के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और मान लीजिए ये वोल्टेज की बात करें तो इसका देखिए फेज कितना है, ओमेगा टी, यानी इस वाले एक्सिस के साथ मान लीजिए ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है, ये है ओमेगा टी। ठीक है, और ये है वोल्टेज का अधिकतम मान V0। करंट की बात करें तो करंट का भी उतना ही फेज है, ओमेगा टी, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू होती है वो हमेशा वोल्टेज की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। कैसे पता, यहाँ से देखिए आप I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू होता है V अपान R, यानी जो भी वोल्टेज का मान होता है जब उसमें हम रजिस्टर से भाग करते हैं, रेजिस्टेंस से भाग करते हैं, तब जाके जो वैल्यू आती है वो करंट की वैल्यू होती है। यानी करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसका जो ग्राफ खींचते हैं वो, यानी जो फेजर डायग्राम खींचेंगे इसका भी फेज कितना होगा, ओमेगा टी ही होगा, तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगा लेकिन उससे नीचे ही जाएगा, अर्थात ये हो गया I0 यानी I की अधिकतम वैल्यू। ठीक है, और ये हो गया V0, और इनको हम जब इधर से इधर ले आएंगे तो इनका जो प्रक्षेप होगा वो बताएगा तात्क्षणिक V के मान को, और इसको ले आएंगे इधर तो ये बताएगा तात्क्षणिक I के मान को। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ कि ओमेगा टी के केस में, यानी ओमेगा टी फेज दोनों का है और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 0। लेकिन सुविधा के लिए आप चाहे तो इस चीज़ को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जब अगर मान लीजिए हम टाइम t इक्वल टू 0 ले लेते तो क्या होता, यही डायरेक्शन होता वोल्टेज का भी और यही डायरेक्शन होता करंट का भी। ठीक है, और ये वोल्टेज और करंट किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो प्योर
आर सर्किट के लिए, है ना। तो प्योर आर सर्किट के लिए हम कह सकते हैं कि ये वी आर है तो यही आई होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये दोनों समान कला में है। और अगर ये दोनों समान कला में है तो इनका हम ये फेजर डायग्राम खींचने के बाद जब हम इनका वेव आरेख खींचेंगे, वेव डायग्राम खींचेंगे, तो वो देखिए कैसा मिलेगा हमको, वो हमको इस तरीके से मिलता है। यानी अगर हम मान लीजिए ये करें कि ये वोल्टेज के लिए हमने ग्राफ खींचा हुआ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, इस तरीके से ये मैक्सिमम हो रहा है, फिर यहाँ पर आके ये जीरो हुआ, फिर नीचे जाके मैक्सिमम हुआ और यहाँ पर आके जीरो हुआ, ठीक है, ये वोल्टेज के लिए। और आप ये भी देख रहे हैं कि प्योर आर सर्किट में वी और आई जो है दोनों सेम फेज में है, समान कला में है। तो इसका मतलब कि जिस टाइम वोल्टेज अधिकतम था उसी टाइम करंट भी अधिकतम होगा, जिस टाइम वोल्टेज मिनिमम था उसी टाइम करंट भी मिनिमम होगा। लेकिन इस वाले इक्वेशन से आपको ये भी पता चला कि जो वोल्टेज का करंट का जो अधिकतम मान होता है वो हमेशा वोल्टेज के मान से कम ही होता है। तो यानी जो आई का ग्राफ हम खींचेंगे वो ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उसका अधिकतम मान इससे कम है, इसलिए वो ग्राफ इतनी हाइट तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से होगा, यानी ये हो गया, ठीक है। ये V के लिए ग्राफ खींचा है हमने और ये I के लिए खींचा है। इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि जिस टाइम जिस फेज में करंट की वैल्यू अधिकतम है उसी फेज में वोल्टेज की वैल्यू भी अधिकतम है, जिस फेज में करंट की वैल्यू जीरो है उसी टाइम वोल्टेज भी जीरो है। फिर यहाँ पर जब दोनों नीचे की तरफ अधिकतम हो रहे हैं तो एक साथ में हो रहे हैं, इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं। और ये हम बात कर रहे हैं प्योर आर सर्किट की, ठीक है। तो शुद्ध आर परिपथ के लिए मैं फिर से इन सबको कंक्लूड कर रहा हूँ। शुद्ध आर परिपथ के लिए आप एक सर्किट बनाएंगे जिसमें आर को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सप्लाई वोल्टेज एसी वोल्टेज होगा उसके लिए इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जब करंट के लिए इक्वेशन डिराइव किया जाता है तो आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे पता चला कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यानी कलांतर है जीरो, और कलांतर जीरो है, इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, समान कला में है। यानी अगर कोई सर्किट में सिर्फ आर जुड़ा हुआ है तो आप एसी सर्किट भी, एसी सप्लाई भी लगाएंगे तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा वैसे वैसे करंट भी घटेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ से देखा कि धारा के मार्ग में रुकावट कैसे निकालेंगे। तो धारा के मार्ग में रुकावट निकालने के लिए हम हमेशा वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वोल्टेज और करंट का रेशियो करने के बाद जो आता है वही धारा के मार्ग में रुकावट है, और इस केस में हम इसको बोलेंगे प्रतिरोध आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस दोनों केस के यानी इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जानने के बाद हमने इन दोनों का फेजर डायग्राम खींचा। फेजर डायग्राम खींचने के लिए हमने देखा कि इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज भी है ओमेगा टी, तो यानी इस टाइम वाले एक्सिस से दोनों का एंगल ओमेगा टी बनाते हुए हमने ये खींचा। और इसमें वोल्टेज को ऊपर दिखाएंगे और करंट को नीचे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वोल्टेज का जो परिमाण होता है वो करंट के परिमाण से हमेशा ज़्यादा होता है। यहाँ से I इक्वल टू वी अपान आर से आपको पता चला है, ठीक है ना। तो ये हमने ग्राफ खींच दिया। अब मैंने सुविधा के लिए, क्योंकि ये देखिए एक कन्वेंशन हमने ऐसा बनाया है ताकि ये चीज़ जो है आपको आगे और ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ देर तक की ही आप कर सकते हैं, 2-3 केस में ही आपको ये सही लगेगा, उसके बाद आपको यही काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टाइम t इक्वल टू 0 ले लें तो आप देखिए ये दोनों जो है इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले जाएंगे t इक्वल टू 0 पर। और इससे पता चलता है कि प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और करंट, यहाँ से भी पता चलता है कि प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, सेम डायरेक्शन में है। और हमने इन दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर टाइम 0 करके क्या बना दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिया है, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम था और हम इसको जो है आगे फिर ऐसे यूज करेंगे। इसके बाद फिर हमने इसका वेव डायग्राम खींचा, यानी वेव आरेख यानी तरंग रूप हमने खींचा। तो तरंग रूप खींचने के लिए भी हमने यही प्रयोग किया कि दोनों का जो है मैक्सिमम एक साथ होगा, दोनों का मिनिमम एक साथ होगा, ठीक है। तो ये इसका तरंग रूप हो गया। तो इतनी चीज़ें आपको हर एक सर्किट में पढ़नी है। और ये हमने अभी पहला सर्किट पढ़ लिया, शुद्ध आर परिपथ। अब हम लोग बात करेंगे शुद्ध एल परिपथ के बारे में। चलिए, तो शुद्ध प्रेरकीय अगर परिपथ की बात करें, यानी एक ऐसा परिपथ जिसमें एक केवल और केवल एक इंडक्टर यहाँ पर प्रेरक तार जोड़ा जाए, तो ऐसे केस में हम लोग देख रहे हैं। तो सप्लाई वोल्टेज के लिए इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसके लिए जो इक्वेशन निकाला गया वो इक्वेशन देखिए क्या आया है, वो इक्वेशन आया है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखिए इसमें अगर वोल्टेज की बात करें तो इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, और करंट की बात करें तो इसका फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब कि जो करंट है वो वोल्टेज से फेज में कितना कम है। अब देखिए ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसका मतलब जो करंट है वो वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 कम है। और अगर करंट जो है
वो वोल्टेज से कला में π/2 कम है, तो हम ये बोलेंगे कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 पश्चगामी है। ठीक है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट से कला में π/2 अग्रगामी है। ठीक है ना, तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच का कलांतर कितना है π/2, और उस कलांतर में भी कौन आगे है कौन पीछे है। तो ये हमने देख लिया कि जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 जो है अग्रगामी है। तो आप ये लिख सकते हैं कि शुद्ध प्रेरक परिपथ में जो वोल्टेज होता है, जो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, वो प्रत्यावर्ती धारा से कला में π/2, तो ये वोल्टेज जो है वो धारा से कला में π/2 क्या है, तो इसको बोलेंगे अग्रगामी है ना, यानी लीड कर रहा है, और जो पीछे होता है उसको पश्चगामी कहते हैं, यानी लैग कर रहा है। ठीक है ना, तो π/2 अग्रगामी है। चलिए, ये हो गया, इनका डायग्राम हो गया, इनका इक्वेशन हो गया, इनके बीच का कलांतर निकाल लिया, तो उससे ये पता चल गया कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है। अब बात करते हैं कि धारा के मार्ग में ये कितना रुकावट उत्पन्न करता है ना। पीछे जैसे हमने देखा था शुद्ध आर परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता था वो इक्वेशन कितना आया था, वो आया था V/I = R के बराबर, और उस R को क्या बोलते थे, तो उस R को हम लोग कहते थे प्रतिरोध। अब इस परिपथ में भी विद्युत धारा के मार्ग में कुछ रुकावट उत्पन्न होता है, लेकिन उसको हम लोग प्रतिरोध नहीं कहते। ठीक है, प्रेरक तार के केस में धारा के मार्ग में जो रुकावट आता है उसको हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, है ना। इसको बोलेंगे, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो वहाँ पर पीछे R होता था, प्रतिरोध होता था, वही यहाँ पर XL हो गया है, और वहाँ पर उसको प्रतिरोध कहते थे। काम तो ये भी वही कर रहा है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, लेकिन इसको प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, इसको हम प्रेरकीय प्रतिघात कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी बिल्कुल उसी के जैसी है। तो प्रतिरोध का मात्रक अगर ओम होता था तो इस प्रतिघात का भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, तो प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा इंटू में L। ओमेगा आप जानते हैं ये कोणीय आवृत्ति है, ये जो AC है उसकी ये जो आवृत्ति है। ठीक है, तो ओमेगा, और ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा = ध्यान रखिए कि 2πf होता है। ठीक है, जहाँ f आवृत्ति है और ये कोणीय आवृत्ति है, तो ये रिलेशन है इन दोनों में, ओमेगा = 2πf, और L क्या है, तो L है इस प्रेरक तार का प्रेरकत्व। ठीक है, तो XL बराबर ओमेगा L, इसको आप याद रखिए, और इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो इक्वेशन हो गया और धारा के मार्ग में रुकावट आ गया, तो हम बात कर लेते हैं इसके फेजर आरेख की, और उसके बाद ये तरंग आरेख की। फेजर आरेख के लिए आप जानते हैं कि वोल्टेज और करंट के लिए हम लोग खींचना पड़ता है, तो वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस π/2। तो अगर हम वोल्टेज के लिए हमने ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने ये ओमेगा टी इसका फेज बना दिया, तो हमको ये मिल गया। अब करंट की बात करें तो करंट जो है, देखिए यहाँ पर करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 पीछे है। तो अगर करंट जो है वोल्टेज से π/2 पीछे है तो ये ओमेगा टी है, और हमको पूरा इससे जो है π/2 पीछे जाना है, यानी 90 डिग्री पीछे जाना है इससे, वोल्टेज से। तो 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, और ये करंट है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वोल्टेज से हमेशा कम ही होता है, तो इसलिए हम इसको इस वेक्टर को इस वेक्टर से छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसका अधिकतम मान हो सकता है I0, और ये पूरा इनके बीच का टोटल एंगल कितना है, तो ये टोटल एंगल है π/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम, यानी शुद्ध L परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 अग्रगामी होता है कला में। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम तरंग आरेख से दिखाना चाहें तो हमको फिर वही चीज़ दिखाना है कि जब वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज है वो करंट से अगर π/2 आगे है, और आप जानते हैं कि ये 0 होता है और ये π/2 है, तो अगर वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 आगे है, इसका मतलब कि जिस टाइम वोल्टेज अधिकतम हो गया था उस टाइम करंट शुरू हुआ था, यानी 0 था। फिर जिस टाइम ये फिर अगले π/2 के लिए, अब देखिए जब ये 0 होगा वोल्टेज, तो उस टाइम करंट क्या होना चाहिए, क्योंकि करंट जो है इससे π/2 पीछे, सारा काम इसका करंट का वो वोल्टेज से π/2 फेज के बाद होता है। तो इसका मतलब कि जब ये मिनिमम हुआ वोल्टेज, उस टाइम ये जाके करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका जब हम डायग्राम खींचते हैं तो ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा मिलता है हमको, ये इस पॉइंट पर, यानी जहाँ पर ये मिनिमम है वहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जहाँ पर ये मैक्सिमम है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ये आके यहाँ पर मिल जाएगा, ये केस मिलेगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद जिस पॉइंट पर ये मिनिमम है उस पॉइंट पर ये फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके का ये ग्राफ मिलता है वोल्टेज और करंट के बीच एक शुद्ध RL परिपथ के लिए। ठीक है, तो आपको फिर से वही बात ध्यान दिला रहा हूँ मैं
कि आपको ये डायग्राम बनाना है, दोनों का इक्वेशन लिखना है, दोनों के बीच कलांतर कितने का है वो लिखेंगे। कलांतर के बाद फिर आप बताएंगे कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है। फिर बात आती है कि धारा के मार्ग में रुकावट की बात जो है कितना है, तो एल परिपथ में जो धारा के मार्ग में रुकावट होता है उसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं और उसको एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं, एक्स एल बराबर ओमेगा एल। फिर हम लोग बनाते हैं फेजर डायग्राम, फिर बनाते हैं तरंग डायग्राम, ठीक है, वेव डायग्राम। चलिए ये तो हो गया हमारा शुद्ध एल जो है परिपथ। यहाँ से एक और चीज़ आप नोटिस करिए, ये जो इक्वेशन है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इससे क्या पता चलता है कि एसी सोर्स की अगर हम बात करें तो एसी सोर्स के लिए ओमेगा एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी कुछ आवृत्ति होती है, परिवर्तन होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर एसी सोर्स के लिए बात करें तो ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो अगर एसी के लिए हम बात करें ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्स एल की वैल्यू भी क्या होगी, एक्स एल की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक्स एल की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि करंट कैसे निकलता है, हमेशा वोल्टेज को प्रतिरोध से यानी धारा के मार्ग में जो रुकावट है उससे भाग करने पर। तो अगर इस वोल्टेज V को इस एक्स एल से डिवाइड करेंगे तो हमको करंट मिलेगा, और जो करंट मिलेगा, अब चूंकि एक्स एल की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर करंट कितना हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। और करंट बहुत कम होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो रुक गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो इंडक्टर होता है वो एसी के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, यानी एसी सोर्स को पास होने से रोकता है। डीसी के लिए बात करें, अब डीसी के लिए आप जानते हैं डीसी में तो कोई चेंज ही नहीं होता है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट सप्लाई देता है। तो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा जैसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर ओमेगा नहीं है तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 0। और एक्सएल की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या कि धारा के मार्ग में रुकावट क्या हो गया, वो 0 हो गया। और धारा के मार्ग में रुकावट 0 हो जाएगा, इसका मतलब धारा का अधिक से अधिक मान जो है वो सप्लाई होगा, यानी आगे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो इंडक्टर होता है वो एसी को जो है आगे बढ़ने से रोकता है और डीसी को पास होने देता है, ठीक है। यही चीज़ अब हम लोग जब डीसी जो है आगे देखेंगे कैपेसिटर के बारे में तो बिल्कुल जस्ट इसी का उल्टा रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। यानी जो कैपेसिटर होता है उसमें जो है आराम से एसी पास हो जाता है लेकिन डीसी पास नहीं हो पाता। तो ये हो गया आपका शुद्ध एल परिपथ। अब बात करते हैं शुद्ध सी परिपथ के बारे में। अब ये देखिए एक शुद्ध सी परिपथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना है कि एक सिंपल सा एक कैपेसिटर हमको जोड़ देना है, ठीक है। केवल और केवल कैपेसिटर जोड़ना है, तभी हम इसको शुद्ध सी परिपथ कर रहे हैं, ठीक है। तो एसी सप्लाई है और ये कैपेसिटर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। एसी सप्लाई के लिए जो इक्वेशन है वो है V = V0 sin ओमेगा टी, और जब इसमें फ्लो होने वाले करंट के लिए इक्वेशन निकालते हैं वो आता है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। अब इससे देखिए पता चल रहा है कि इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस π/2, अर्थात इन दोनों के बीच में कलांतर कितने का है, तो कलांतर है ये π/2 का। और कौन कला में आगे है तो ये भी दिख रहा है, ये ओमेगा टी है लेकिन ये ओमेगा टी प्लस π/2 है। इसका मतलब कि जो करंट है वो वोल्टेज से कला में π/2 आगे है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि या तो ऐसे बोल दीजिए कि जो वोल्टेज है वो करंट से कला में π/2 पीछे है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो धारा से कला में π/2 है ना। हम ये बताना चाहते हैं वोल्टेज जो है वो करंट से कैसे, तो बोलेंगे वोल्टेज धारा से कला में π/2 क्या है, तो ये कम है ना इससे π/2, तो π/2 पश्चगामी है, ठीक है, π/2 पश्चगामी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे पिछले में हमने देखा आर परिपथ में देखा और एल परिपथ में देखा कि धारा के मार्ग में रुकावट, तो आर परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट था उसको आर से ही प्रदर्शित हमने किया था शुद्ध प्रतिरोध वाले में, और उसको हम प्रतिरोधी कहते थे। और दूसरे वाले एल की बात करें तो उसमें धारा के मार्ग में जो रुकावट आया उसको हमने बोला प्रेरकीय प्रतिघात, और उसको एक्स एल से प्रदर्शित करते थे। एक्स एल बराबर होता था ओमेगा इंटू में एल। इसी तरीके से सी परिपथ की बात करें तो यहाँ पर धारा के मार्ग में जो रुकावट आता है उसको हम लोग कहते हैं उसको एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो है संधारित्र है, इसकी धारिता होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, ठीक है। शुद्ध सी परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट आता है उसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, और उसको एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और एक्स एल बराबर होता था ओमेगा इंटू में एल, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, यहाँ से जैसे हमने वहाँ पर कंपेयर किया था कि कौन एसी को पास होने देता है कौन डीसी को पास होने देता है, अगर उसको आप यहाँ से निकालेंगे तो आप देखिए एसी के लिए अगर बात करेंगे तो एसी के लिए आप जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना,
ओमेगा की वैल्यू होती है और ज़्यादा भी होती है। तो AC के लिए ओमेगा की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो यहाँ से आप देखिए तो XC की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगी, XC की वैल्यू बहुत कम। और अगर XC यानी कि प्रतिघात यानी धारा के मार्ग में रुकावट कम हुआ, इसका मतलब धारा का मान ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा, यानी ये जो है पास होने देगा, है ना। यानी जो कैपेसिटर होता है वो AC को पास होने देगा। DC के लिए अगर बात करें तब देखिए, DC के लिए आप जानते हैं कि DC के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 0। और अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, XC की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। यानी ये जो कैपेसिटर होता है वो DC के लिए अनंत प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है, अनंत प्रतिरोध लगाता है धारा के मार्ग में। इसका मतलब कि धारा को जाने नहीं देता है, यानी धारा को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो पीछे आपने ये देखा कि जो शुद्ध L परिपथ होता था वो DC को पास होने देता था, AC को रोकता था, और ये जो C है वो क्या कर रहा है, ये AC को पास होने दे रहा है और DC को रोक दे रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फेजर डायग्राम और जो है तरंग डायग्राम के बारे में। तो फेजर डायग्राम के लिए आप यहाँ पर देखिए, अगर हम V के लिए खींचें, V का फेज है ओमेगा टी, तो इस तरीके से हम खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम करंट का आप देखें तो करंट का जो फेज है वो वोल्टेज के फेज से π/2 और ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर ये वोल्टेज है तो जो करंट होगा वो इससे π/2 और आगे होगा, तो और आगे का मतलब फिर ये इधर जाएगा, ठीक है। ये हो गया I0 की वैल्यू, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये पूरा, तो ये पूरा है π/2, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। और सिंपल सा अगर आप याद रखना चाहते हैं केवल V और I के बीच का रिलेशन, तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपल अगर C सर्किट है, C सर्किट में कौन आगे है, तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, और कितना ये आगे है वोल्टेज से, ये करंट π/2। तो आप अगर इधर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर करंट को, तो ये इनके बीच का एंगल कितना हो गया, π/2। और इससे पता चल रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 आगे है, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं इसके तरंग डायग्राम की। तो तरंग रूप में भी आपको यही दिखाना है कि जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे चल रहा है π/2। तो मान लीजिए हमने पहले जो इक्वेशन ये ग्राफ खींचा है, ये किसके लिए है, ये वोल्टेज के लिए है। तो जो करंट है वो इससे π/2 आगे है। अब π/2 आगे होने का क्या मतलब है, देखिए π/2 आगे होने का मतलब ये कि जो करंट है वो इससे π/2 पहले ही, जैसे ये अगर यहाँ से 0 है और ये है π/2, और π/2 पर ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो जो करंट है चूंकि वो इससे π/2 फेज में और आगे है, तो इससे π/2 फेज पहले ही वो मैक्सिमम हो चुका होगा। इसका मतलब कि जिस टाइम वोल्टेज मिनिमम था उसी टाइम करंट हमारा क्या हो चुका था, ये मैक्सिमम हो चुका था, ठीक है। फिर जिस टाइम ये वोल्टेज मिनिमम था उस टाइम करंट क्या जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम हुआ उस टाइम फिर तब तक करंट क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया, यानी ये केस मिला, ठीक है। ये मैं दूसरे कलर से खींच देता हूँ इसको, यानी हमको ये वाला केस मिलेगा। फिर जिस टाइम ये वोल्टेज हमारा यहाँ पर फिर से मिनिमम हुआ उस टाइम तब फिर हमारा ये करंट क्या हो जाएगा, तब तक मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका तरंग रूप। तो ये फेजर डायग्राम हो गया, ये वेव डायग्राम हो गया, और ये उनके बीच का जो है उसमें उत्पन्न होने वाले धारा के मार्ग में रुकावट का मान, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अब आपको आइडिया हो गया होगा कि R परिपथ आपने पढ़ लिया, L पढ़ लिया और C पढ़ लिया। इन तीनों को पढ़ने के बाद अब आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से ये अग्रगामी या पश्चगामी वर्ड को लिखा जाता है। अब मैं आपको देखिए आगे, अब आपको ऐसा भी हो सकता है L और C को एक साथ लें, L और R को एक साथ लें, R और C को एक साथ लें, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन दो के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन दो का कॉम्बिनेशन बना के मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे आपको 3 का पूरा कंप्लीट जो है R, L और C का कॉम्बिनेशन बना के आपको बता रहा हूं, और उसी की मदद से आप दो वाला केस भी निकाल सकते हैं, और ये प्योर वाला जो केस अभी आपने पढ़ा है ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल केस की बात करने जा रहे हैं, जिससे अभी तक जितना भी आपने कुछ पढ़ा है या जो भी अभी और बाकी है, जिसको मैं जंप करके आगे जो है बताने जा रहा हूँ, वो सारे रिजल्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं L, R और C परिपथ की। चलिए तो अब बात कर लेते हैं श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ के बारे में। देखिए यहाँ पर हम L, C और R तीनों को इकट्ठा ले रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में L के साथ C या C के साथ R या फिर L के साथ R किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन करके अगर आपसे जानकारी पूछी जाए, तमाम चीज़ें पूछी जाए, तो आप उसको इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो मैं उन सबको अलग अलग न बता के आपको यहाँ पर इकट्ठा इसी में आपको वो चीज़ बता दूंगा। देखिए कैसे, आप देख रहे हैं कि L है, C है और R है। फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें तो पीछे हम लोगों ने इतना तो देख लिया है कि अगर हम सिंपल R सर्किट लेते थे तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, सेम फेज में होते थे।
उसी चीज़ को हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित किया है। ये है V और VR यानी R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, और ये है उसमें फ्लो होने वाला करंट, और दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में दिखाया है, मतलब दोनों सेम फेज में। ठीक है। फिर आपने देखा था जब हमने L सर्किट की बात करी, तो L सर्किट में आपने देखा कि जो वोल्टेज था वो करंट से π/2 आगे था, या ऐसे कर लीजिए जो करंट था वो वोल्टेज से π/2 पीछे था। तो इसका मतलब कि अगर वोल्टेज को आपको करंट से आगे दिखाना है π/2, तो ये हमने दिखा दिया, देखिए VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन। तो I का अगर डायरेक्शन ये है और VL का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 आगे है, या ये कह लीजिए करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 पीछे है। किस केस में? तो L सर्किट के केस में। और R सर्किट के केस में तो सेम है वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन। फिर आपने देखा C सर्किट की अगर बात कर रहे थे, तो C सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस यानी कलांतर π/2 ही था, लेकिन उसमें कौन आगे था? तो उसमें आपने देखा कि करंट जो था वो वोल्टेज से π/2 आगे था। तो ये अगर करंट का डायरेक्शन है और ये VC का डायरेक्शन है, तो इससे पता चल रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे है, या ऐसे अग्रगामी है, या ऐसे कह लीजिए कि जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 पश्चगामी है। ठीक है। तो तीनों में जो हमने अलग अलग करके रिजल्ट देखा था, उन सब को आप इस डायग्राम की मदद से याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ये VL ऊपर, VC नीचे और VR इधर, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमने फिक्स किया था, तो उसकी हेल्प से ये चीज़ याद करनी आसान होगी। ये जो तीनों हमने अलग अलग याद किया था। अब रही बात, आपने हर बार देखा था कि वोल्टेज का इक्वेशन लिखने के बाद हम करंट के लिए एक इक्वेशन लिखते थे, और उस इक्वेशन से पता चलता था कि वो वोल्टेज जो करंट है वो वोल्टेज से अग्रगामी है, पश्चगामी है, या सेम फेज में। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, कोई भी और एंगल हो सकता है π/2 के अलावा या 0 के अलावा। तो इस केस में इन जनरल अभी हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, अभी आप यहाँ पर मैंने करंट का कोई इक्वेशन नहीं लिखा है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि इस केस में जो है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप देखिए, अगर हम इन तीनों की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि VL की जो वैल्यू है वो VC से ज़्यादा हो, और अगर VL की वैल्यू VC से ज़्यादा होगी तो इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो किधर आएगा? वो इधर आएगा, है ना। और कितना परिणामी आएगा? ये आ जाएगा VL माइनस में VC। ठीक है। यानी अगर तीनों यहाँ पर तीनों सर्किट लगे हुए हैं, तीनों कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो तीनों की वजह से अलग अलग जो वोल्टेज आया उसके हिसाब से अब हम करंट के बारे में बात करें तो वो भी तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा। तो हमने देखा कि VL अगर ज़्यादा है VC से, हमने माना है, हो भी सकता है कि VC ज़्यादा हो VL से, तो फिर ये जो हम यहाँ ऊपर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिखा रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, फिर उस नीचे वाले वोल्टेज, डिफरेंस वाले वोल्टेज और इस वाले वोल्टेज का परिणामी इधर आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि VL ज़्यादा है अगर VC से, तो इन दोनों का परिणामी ये हो जाएगा VL माइनस VC, और इस VL माइनस VC वाले वेक्टर का इस VR वेक्टर के साथ जो परिणामी लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज नियम से 11th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर परिणामी, ये वेक्टर हो गया यानी V, और ये हम मान लेते हैं करंट के साथ ये परिणामी जो वोल्टेज है वो कितना एंगल बना रहा है? वो बना रहा है फाई, यानी जो वोल्टेज है और जो करंट है उसके बीच का फेज डिफरेंस या कलांतर कितना है? तो वो फाई है, और ये फाई की वैल्यू कितनी होगी तो हमको इस डायग्राम से निकालना पड़ेगा। अगर देखिए ये VL माइनस VC है तो ये भी क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। ठीक है। और अगर ये VL माइनस VC हो गया तो यहाँ से आप कलांतर के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। tan फाई अगर निकालेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो यहाँ पर लंब कितना है? VL माइनस VC, तो VL माइनस VC, और अपान में आधार में कौन सा वोल्टेज है? VR। ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे तो फाई का मान निकाल सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स और ब्रैकेट में VL माइनस VC और अपान में क्या हो जाएगा? VR। ठीक है। एक तो ये हो गया वोल्टेज और करंट के बीच का कालांतर निकालने के लिए जो है तरीका। इसके अलावा अगर मान लीजिए और भी आपको वोल्टेज की बजाय आपको प्रतिरोध या प्रतिघात की मदद से निकालना हो तब, तो फिर आप यहाँ पर देखिए ऐसा कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ VL, V का मतलब ये वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर L, और ओम के नियम के अनुसार या किसी भी नियम के अनुसार आप ये देखिए वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू धारा के मार्ग में रुकावट, है ना। जैसे V इक्वल टू I इंटू R के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो EMF या वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू करंट के रास्ते में जो रुकावट आ रहा है वो। तो VL के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I इंटू, और VL के लिए जो रुकावट थी उसको क्या बोलते थे? XL। ठीक है। माइनस इसी तरह से VC के लिए क्या लिखेंगे? I इंटू में XC, और अपान क्या हो जाएगा? VR के लिए I इंटू R। ठीक है।
अब आई को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इस वाले आई से इसको काट देंगे, तो ये भी अब जो है ये देखिए प्रतिरोध के रूप में या प्रतिघात के रूप में आपको मिल गया tan इनवर्स बराबर XL माइनस XC और अपान में R। ठीक है, तो इसमें हमको इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम यहाँ से कलांतर निकालेंगे इस फार्मूले से या फिर इस वाले फार्मूले से, और वोल्टेज का ये इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से अगर देखिए अगर VC ज़्यादा होता VL से तो फिर इन दोनों का डिफरेंस इधर आता, फिर परिणामी इधर निकलता, फिर इसके बीच का कलांतर निकालते तो फिर इसी तरीके का एक इक्वेशन आता। लेकिन तब यहाँ पर XL माइनस XC नहीं होता बल्कि XC माइनस XL होता। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर हम पॉजिटिव डिफरेंस लिख देते हैं। पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब अगर XL ज़्यादा होगा XC में से तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर XC ज़्यादा होगा XL में से तो XC में से XL को घटाएंगे। ठीक है, तो कोई भी केस हो, चाहे VL ज़्यादा हो चाहे VC ज़्यादा हो, ये वाला फार्मूला आपको हमेशा काम आ जाएगा। ठीक है, तो VL माइनस VC का डिफरेंस ऊपर रहता है या फिर XL माइनस XC का डिफरेंस रहता है और अपान में VR कहिए या फिर यहाँ पर R कहिए। ठीक है, तो इसकी मदद से तो आप जो है कलांतर निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने शुरू में 3 केस पढ़े हैं, प्योर R, प्योर L और प्योर C। इन सब में आपने देखा जैसे प्योर R की बात करें तो उसमें केवल R एग्जिस्ट करता था, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। तो अगर उसमें आप कलांतर निकालना चाहते हैं इस फार्मूले से तब भी निकल जाएगा। प्योर L के केस में कलांतर निकालना चाहते हैं तब भी आ जाएगा, प्योर C के केस में निकालना चाहते हैं तब भी आ जाएगा। मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आप प्योर R के बारे में बात कर रहे थे तो प्योर R के केस में सर्किट में कितना कलांतर था वोल्टेज और करंट के बीच का, तो वो क्या था, वो था 0। इसीलिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते थे। तो देखिए क्या होगा, अगर हम प्योर R के लिए इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्योर R का मतलब खाली उसमें R रहेगा, L और C तो रहेंगे नहीं, और अगर L और C नहीं रहेंगे तो ये दोनों टर्म में क्या होगा, 0। तो 0 माइनस 0 अपान R कितना आ जाएगा, 0 अपान R, और 0 अपान R का मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और tan कितने का मान 0 होता है, तो tan 0 का मान 0 होता है, यानी फाई का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप प्योर L के केस में पता करना चाहते हैं कितना कलांतर आएगा, फाई का मान कितना आएगा, तो प्योर L की बात हो रही है अगर तो उसमें C नहीं होगा और R नहीं होगा, और इन दोनों का मान जब 0 रखेंगे तो XL माइनस 0 और अपान में 0, और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। और tan कितने का मान ये होता है इनफाइनाइट, तो tan 90 का मान होता है, तो फाई का मान कितना आ जाएगा, 90 यानी π/2। इसी तरीके से C की अगर बात करेंगे तो C के अलावा बाकी दोनों मान 0 रख दीजिए, तो यहाँ से फिर से जो है फाई का मान कितना आ जाएगा, π/2। ठीक है, तो कलांतर निकालने के लिए अब देखा जाए तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया। अब चाहे दो कोई एग्जिस्ट करते हो साथ में, या कोई एक हो या कोई तीनों हो, तो हर केस में ये फार्मूला लगेगा। मान लीजिए कोई दो अगर एग्जिस्ट करते हैं, आप LC सर्किट की बात करते हैं तो L और C अगर लेंगे तो L और C के अलावा R को 0 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा कुछ, है ना। इसी तरीके से अगर LR की बात करते हैं तो XC का मान 0 रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। देखा जाए तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके का ऐसी सर्किट हो, तीन मतलब जितना भी हमारा ये सिलेबस है, इनमें से किसी भी प्रकार का सर्किट हो, उन सभी केस में आप कलांतर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये इसका इक्वेशन हो गया। और रही बात यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। ठीक है, कलांतर तो यहाँ से निकलेगा π/2, लेकिन कौन आगे है π/2 से, कौन पीछे है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये करंट का डायरेक्शन फिक्स कर देंगे, उसके अलावा VR का डायरेक्शन, VL का डायरेक्शन और VC का डायरेक्शन। ठीक है, अब बात आती है ये कलांतर हो गया, तो अब बात आती है कि परिणामी जो धारा के मार्ग में रुकावट आएगा उसका मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे अलग अलग हमने देखा, R के केस में प्रतिरोध था, L के केस में जो है प्रेरकीय प्रतिघात था, C के केस में धारितीय प्रतिघात था। वैसे ही अब इन तीनों के केस में अगर बात करें या कोई भी दो लेते हैं तो धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल है तो Z के केस में प्रतिरोध कहते थे, L के केस में जो है प्रेरकीय प्रतिघात, C के केस में धारितीय प्रतिघात। लेकिन कोई भी दो अगर साथ में आ जाएं, चाहे LR, LC, CR, कोई भी दो साथ में आ जाएं, तो उस रुकावट को क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, और उसको Z से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के लिए भी मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, और इस फार्मूले की मदद से आप सिंपल R, सिंपल C, सिंपल L या कोई भी दो का कॉम्बिनेशन हो, हर केस में आप उनके वहाँ पर धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिबाधा अगर निकालना है यानी धारा के मार्ग में रुकावट, तो उसके लिए आपको यहाँ से एक चीज़ देखना है कि अगर हम यहाँ परिणामी वोल्टेज V की बात करें, तो परिणामी वोल्टेज अगर V को निकालने की हम बात करें इस इक्वेशन से, इस वेक्टर डायग्राम से, तो ये VR है और ये है VL माइनस VC और ये है हमारा परिणामी V, है ना। तो अगर हम ये पाइथागोरस थ्योरम से ही इस परिणामी का परिमाण निकालें,
या फिर वेक्टर का जो परिणाम फार्मूला होता है परिणामी निकालने का, उसके अनुसार अगर निकालें तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ये लंब का स्क्वायर VL माइनस VC और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि VR का स्क्वायर। यही तो होगा पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार परिणामी v। ठीक है, अब देखिए VL माइनस VC को मैंने आपको बता दिया था कि ये पॉजिटिव डिफरेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें या ऐसे रहने देते हैं, v यहाँ पर v का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू में हमेशा जो है धारा के मार्ग में रुकावट होता है, और ये परिणामी वोल्टेज है तो परिणामी रुकावट परिणामी जो है बाधा लिखेंगे यानी प्रतिबाधा लिखेंगे। तो VZ इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से अब रूट के अंदर कितना लिखेंगे, देखिए VL की जगह पर क्या लिखेंगे, I इंटू में XL माइनस VC की जगह पर लिखेंगे I इंटू XC और इसका होल स्क्वायर, और प्लस VR को लिखेंगे I इंटू R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी आई स्क्वायर निकलेगा, और रूट के बाहर निकालेंगे तो आई निकलेगा। तो आई इंटू जेड इज इक्वल टू आई, और रूट के अंदर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस में R का होल स्क्वायर। ठीक है, और आई से आई जब कट जाएगा तो क्या मिलेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC, ये पॉजिटिव डिफरेंस है, का होल स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबाधा के लिए फार्मूला, और ये हो गया कलांतर के लिए फार्मूला, और ये हो गया परिणामी फेजर डायग्राम। ठीक है, अब जितना भी केस पॉसिबल है दो के कॉम्बिनेशन का या सिंगल का या तीनों का इकट्ठा, उन सब के केस में कलांतर निकालने के लिए ये फार्मूला है, उन सब के केस में धारा के मार्ग में रुकावट निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, जैसे प्योर आर की अगर बात कर रहे हैं तो प्योर आर के लिए ये दोनों मान 0 रख दीजिए, इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो z बराबर आर के हो जाएगा। ठीक है, प्योर सी की बात कर रहे हैं, इन दोनों मानों को जो है 0 रख दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो एक्स सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया धारा के मार्ग में रुकावट निकालने के लिए फार्मूला, और ये हो गया धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर निकालने के लिए, और ये हो गया परिणामी फेजर डायग्राम। ये VR, ये VL, नीचे VC, और यही डायरेक्शन ऑफ करंट भी। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस था, तीसरा वाला केस, जिसकी मदद से आप किसी भी एक केस का रिजल्ट निकाल सकते हैं और उसके बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनुनादी परिपथ, इसका मतलब समझ लेते हैं। अब देखिए अनुनादी का मतलब, अनुनादी तो आपने पढ़ा होगा, अनुनाद की अवस्था क्या होती है, अगर किसी भी वस्तु की स्वाभाविक जो आवृत्ति है वो बाह्य स्रोत की आवृत्ति के बिल्कुल बराबर हो जाए तो दोलन का आयाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और परिणामी आयाम बहुत बढ़ जाता है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या है, अनुनाद। ठीक है, बिल्कुल उसको हम लोग देखिए, अब अनुनाद की बहुत स्थितियां थी। यांत्रिक अनुनाद होता था, जैसे सड़क पर चलते हुए सिपाहियों को बोला जाता है कि जो है कदम ताल करके ना चले, और इसी तरीके से कोई गिलास है उसमें जो है आपने सुना होगा कि तानसेन गाना गा रहे हैं और गिलास जो है टूट गया, तो ये एक अनुनादी हो जाती है, एक जो है अनुनाद की अवस्था होती थी। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में यानी इलेक्ट्रिकल जो है यानी वैद्युत अनुनाद की भी एक घटना होती है जिसको हम लोग ट्यूनिंग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये रेडियो है, और रेडियो में हम लोग ये इसको घुमा के, जो इसका कान है इसको घुमा के हम लोग क्या करते थे, इसको ट्यून करते थे। ट्यून करने पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर मान लीजिए टावर है, यहाँ पर जो भी अलग रेडियो स्टेशन है उनसे कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं तो उनको ये जो है एक्वायर कर लेता था और उसके साथ जो है स्वरित हो जाता था, ट्यून्ड हो जाता था। तो उसके लिए होता क्या था, उसमें क्या है कि ये जो रेडियो है इसके अंदर एक LC सर्किट लगा होता है, LC सर्किट, और इस LC सर्किट को हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, जब इसको घुमाते हैं तो इसकी वैल्यू वेरी होती है, और जब इसकी आवृत्ति ये आने वाले जो है ये जो भी सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता था, तो ये उसको ट्यून कर लेता था, यही अनुनाद की घटना होती थी, और यही सिग्नल हमको तेज़ी से सुनाई देने लगता था। बाकी सारे जो और भी बहुत सारे चैनल हैं और भी बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं वो हमको सुनाई नहीं देते थे। फिर हम इसको जब बदलते हैं तो इसको ट्यून करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो जब इससे ये मैच कर जाता है तो ये जो है हमको सुनाई देने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वैद्युत अनुनाद की घटना, और इसीलिए यहाँ पर स्टेडी अनुनादी लिखा गया, क्योंकि LC सर्किट के साथ ही जहाँ पर भी L और C सर्किट लगे होते हैं सीरीज में, वहाँ पर ये घटना पॉसिबल है। और ये घटना कब होती है तो याद रखिए, यहाँ पर अगर अनुनाद की अवस्था की बात करें तो अनुनाद की अवस्था किसको कहते हैं, अनुनाद की अवस्था, अनुनाद की अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब XL बराबर क्या हो जाए, XC के। XL मतलब ये है प्रेरकीय प्रतिघात और ये है धारितीय प्रतिघात। ठीक है, तो प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात जब बराबर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं अनुनाद की अवस्था। और आपने फार्मूला भी पढ़ा है, XL को लिख लीजिए ओमेगा L और XC को क्या लिख लेंगे 1/ओमेगा C। ठीक है, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C।
और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/LC, ठीक है। और ओमेगा अगर दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, तो लिखेंगे 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। और 2π को अगर इधर ले आए तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2π और अंडर रूट में LC। और ये जो आवृत्ति आई है इसको आपको याद रखना है, इस आवृत्ति को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। अनुनाद की अवस्था XL बराबर XC, और इसी को हल करेंगे तो जो आवृत्ति आएगी उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। और LC सर्किट में, ये जो सीरीज LC सर्किट होता है उसी में ये घटना पॉसिबल होती है, ठीक है। तो LCR सर्किट में भी L और C सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल है, और उसी की वजह से ये जो है रेडियो के अंदर ट्यूनिंग की प्रोसेस इसी से होता है, यही प्रोसेस हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति आपको याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने फेजर आरेख समझ लिया, अग्रगामी पश्चगामी का मीनिंग समझा, फिर इन सब का यूज करके ये जो हमारा एक सबसे बड़ा टॉपिक था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषता गुणांक और प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति के बारे में। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक की देखिए परिभाषा यहाँ से अगर देनी हो तो बोलेंगे अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को ही विशेषता गुणांक कहते हैं, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को ही विशेषता गुणांक कहते हैं, ठीक है। विशेषता गुणांक को Q से प्रदर्शित करते हैं। अनुनादी आवृत्ति के बारे में अभी आपने देख लिया, श्रेणी अनुनादी के केस में मैंने आपको बताया कि अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए अनुनादी आवृत्ति में कोणीय अनुनादी आवृत्ति का मान इन्होंने रखा है, ठीक है। और बैंड चौड़ाई कैसे निकलता है, तो अंतिम आवृत्ति यानी अधिकतम आवृत्ति में से न्यूनतम आवृत्ति को घटाने पर। और अगर यहाँ पर हम कोणीय वाला मान कोणीय आवृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोणीय आवृत्ति का प्रयोग करेंगे, तो डेल्टा ओमेगा लिख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा ओमेगा का मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। तो कोणीय आवृत्ति विशेषता गुणांक बराबर अनुनादी आवृत्ति बटे में बैंड चौड़ाई ओमेगा R अपान डेल्टा ओमेगा। ये जो ओमेगा R होता है उसके लिए देखिए फार्मूला होता है, ओमेगा R की अगर बात करें तो आपने पीछे डिराइव भी किया, अगर हम इस ओमेगा R को 2πf लिखें तभी तो ये आता था। तो ओमेगा R इज इक्वल टू 1/√LC में LC, और ये जो बैंड चौड़ाई है इसका फार्मूला होता है R/L, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ये फार्मूले भी आपको अलग से याद रखने हैं। और इन दोनों मानों को अगर इसमें रख दें तो ये क्वालिटी फैक्टर जो है या विशेषता गुणांक जो है इसका एक और तरीके से और सिंपल सा फार्मूला निकल के आएगा। Q इज इक्वल टू ओमेगा R की जगह पर रखेंगे 1/, ये अंडर क्या हो जाएगा L इंटू में C, और डेल्टा ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर R/L। तो R/L रखेंगे तो R तो यहाँ रहेगा और L जो है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक L ये है और ये अंडर में L है, तो ये एक L से ये वाला कट जाएगा तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू ये 1/R, और ये भी बचेगा यहाँ पर अंडर में L, और नीचे से बचेगा क्या C, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का आप ये वाला फार्मूला याद रखिए और फिर ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए बैंड चौड़ाई निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू R/L, ठीक है। इस टॉपिक में बस आपको ये फार्मूले, इतने फार्मूले ही याद रखने हैं, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विशेषता गुणांक। अब बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। अब देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर औसत शक्ति निकालने की बात हुई तो आपने देखा कि प्रत्यावर्ती जो परिपथ होता है उसमें धारा और वोल्टेज दोनों का मान समय के अनुसार बदलता रहता है। जबकि अगर डीसी की बात करें तो डीसी में V और I की वैल्यू जो है जो भी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, जिसकी मदद से जो है औसत जो वहाँ पर शक्ति होता है वो भी फिक्स होता है। इसलिए वहाँ पर औसत या तात्क्षणिक जैसी कोई चीज़ की बात नहीं करते, जो भी होता है वो एक ही होता है। लेकिन अगर एसी की बात करें, इसमें आप देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज और करंट दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जिसकी वजह से औसत जो शक्ति होती है वो क्षय होता है, वो भी मान बदलता रहता है। तो यहाँ पर हमको इसलिए औसत शक्ति निकालने की ज़रूरत होती है। अगर हम तात्कालिक वोल्टेज में तात्कालिक करंट है ना, तात्कालिक या तात्क्षणिक वोल्टेज में तात्क्षणिक करंट से गुणा कर दें तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से जो है मान निकलेगा वो आएगा तात्क्षणिक जो है, ये औसत शक्ति में हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी का जो है औसत निकाला है और एवरेज पावर। तो अगर तात्कालिक वोल्टेज का तात्कालिक करंट से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा तात्कालिक पावर या तात्क्षणिक शक्ति, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पर V की जगह पर हम जानते हैं कि अगर ये AC है तो V को हम लिख सकते हैं V0 sin ओमेगा t, और I को क्या लिख सकते हैं, तो अगर हो सकता है कि I जो है वोल्टेज के सेम फेज में हो या ये इससे अग्रगामी हो या फिर पश्चगामी, कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या फिर माइनस कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे और फाई प्लस माइनस उसके बाद फाई, है ना, क्योंकि जो करंट होगा वो वोल्टेज से या तो अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा या समान कला में कुछ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल हमने प्लस माइनस फाई लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वी नॉट इंटू में आई नॉट और उसके बाद साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब यहाँ पर देखिए साइन ए साइन बी, और अगर यहीं पर 2 अगर लिख दिया जाता तो क्या बन जाता, 2 साइन ए साइन बी, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी करके जब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले का हम क्या निकालते हैं, इसके दोनों पक्षों का एवरेज लेते हैं। तो एवरेज जो निकालने के बाद आता है यानी कि औसत शक्ति, एवरेज लेने के बाद क्या आता है, औसत शक्ति P बार इज इक्वल टू आता है यहाँ से वी नॉट अपान √2, ठीक है, फिर आता है आई नॉट और अपान √2 और उसके बाद आता है क्या, कॉस फाई, ठीक है। जब इसका आप एवरेज निकालेंगे तो ये यही आ जाता है। अब देखिए ये वी नॉट अपान √2 और आई नॉट अपान √2, ऐसा आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वी नॉट अपान √2 को क्या बोलते हैं, VRMS, और आई नॉट अपान √2 को बोलते हैं IRMS, और ये इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा P बार। यानी अगर हम AC जो AC वोल्टेज है, AC करंट है, जब वो प्रवाहित होता है तो हम अगर औसत शक्ति निकालें तो वो औसत शक्ति आता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। AC सोर्स का जो औसत पावर है, एवरेज जो है पावर है, वो ये होता है, जबकि DC में आप जानते हैं सिंपली V इंटू आई होता है, क्योंकि V और I के मान वहाँ नहीं बदलते, ठीक है। तो यहाँ पर P बार इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, ये हो गया जो है AC यानी प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति का फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और फिर यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है जिसको हम लोग अभी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये याद रखिए कि औसत शक्ति जो प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा के लिए होता है वो होता है VRMS IRMS कॉस फाई। और रही बात इसके डेरिवेशन की, अब ये देखिए एक लंबा प्रोसीजर है, और अभी आप जान रहे हैं कि मैं डेरिवेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना भी कर रहा हूँ कि हर चैप्टर में मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे फार्मूले पता हो जाएं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो, है ना, कुछ चीज़ें और याद भी हो जाएं, और न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। एक ही चीज़ बस बच रही है और वो है डेरिवेशन। तो जो भी डिटेल्स में जाना है इसके डेरिवेशंस में, वो हम लोग पूरा सेकंड पेपर खत्म करने के बाद ही उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और आपका बचा हुआ फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट पेपर खत्म जैसे होता है उसके बाद हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे और उसको भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, डेरिवेशन के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो बहुत शॉर्ट में होगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे, जो लेंदी है और प्रोसीजर थोड़ा टफ है उसको अभी हम रोकेंगे। एक बार इस तरीके से हमारा पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग केवल और केवल डेरिवेशन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। और इससे अच्छा ये होगा कि आपको पूरा आइडिया हो चुका होगा कि आपकी पूरी फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। यानी आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपने पूरे फिजिक्स को समझ लिया है, सारी फिजिक्स को आपने जान लिया है, अब बस खाली ज़रूरत है उसको तैयार रखने की, ठीक है। तो अभी तो यही जो है जो फंडा है इसी के बेस पर हम लोग चलेंगे। पूरा फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद ही डेरिवेशन की बात करेंगे। तो इस वाले स्टेप को जो यहाँ पर मैंने स्किप किया हुआ है, इसको आप लेकर चिंतित ना रहिए, इसको आप बस इसी तरीके से नोट कर लीजिए। और अभी आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी पूरा हमारे पास पूरा जो है दिसंबर जनवरी तक का टाइम है, उससे पहले ही अभी हम लोग 1 महीने के अंदर ही सेकंड पेपर भी 1 महीने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन की ही बात करनी है हमको, ठीक है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतने टॉपिक कवर किए, आप सब लोग इसको नोट करिए और इसको रिवाइज करते रहिए। जितने भी मैंने इसमें लास्ट वाले केस में जो आपको डायग्राम बताया और फेज डिफरेंस के लिए और प्रतिबाधा के लिए फार्मूला बताया, उसको ध्यान से देखिए। और अलग अलग केस जो 2-2 का पेयर होता है उसको बना के आप इससे जो है इसकी मदद से आप उसकी वैल्यू निकालिए। तो इस तरीके से आपको जितने भी 7 या 6-7 टाइप के जो AC सर्किट है उन सब के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। और अगर संभव हो तो जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक को भी पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बुक से पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, आप कैसे कितना भी यहाँ से सब कुछ पढ़े रहेंगे लेकिन फिर भी आपको बुक में कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलता है। तो आप बुक को पढ़ते रहिए, जितना मैंने बता दिया है इसका नोट्स आप मेंटेन रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बचे हुए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।